Hello students, my name is Alok Kumar Pandey and I am here to teach you physics of class 10th. Now today is our lecture on chapter electricity. 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 पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ होती है, क्या होती है। आप सबको सब पता होगा, आपने पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में भी एनर्जीज के बारे में पढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर मैं बात करूं तो इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी की एक फॉर्म होती है, इट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, क्योंकि जैसा कि नाम ही सजेस्टेड है इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा उस नेम का पर्टिकुलर मीनिंग क्या है, क्या मतलब होता है उसका। इस पूरे चैप्टर में हम जो आज का लेक्चर में जो फ्लो चलेगा हमारा वो चलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे चार्जेस की, फिर बात करेंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस की, फिर बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट की, उसके बाद पोटेंशियल, एंड लास्ट वन इज ओम्स लॉ। ये सारे टॉपिक्स की हम आज डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब सबको क्लियर हो गया होगा, इट इज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो वी फर्दर मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चार्जेस। चार्जेस को समझना पड़ेगा बच्चों कि चार्ज क्या होता है, फिर इसके हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, प्लस इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर में चार्ज होता क्या है। तो चार्ज की डेफिनेशंस बहुत एक सिंपल सेंटेंस में अगर मैं बोलूं तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर की ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो आप इसको चाहो तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हो, इट इज intrinsic property of matter, या दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं, in other words we can also define it as the basic property of body by virtue of which it experiences, by virtue of which the body experiences magnetic and इलेक्ट्रिक फोर्स। ये किसी भी बॉडी की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है। बेसिक क्यों बोला, या हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने मास के बारे में पढ़ा होगा कि मास इज एन फंडामेंटल क्वांटिटी। सेम यहाँ पे चार्ज भी क्या है, फंडामेंटल है। क्यों है? क्योंकि ये क्या है, एक चार्ज जो है वो उसको हम फर्दर डिवाइड कर नहीं सकते। चार्ज जो है एक उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी उसकी तोड़ के उसकी स्टडी नहीं की जा सकती। जिस चीज़ को हम तोड़ के स्टडी नहीं कर सकते या उसके बारे में और कुछ इंटरनली नहीं जा सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। उसी हिसाब से ये क्या है आपका एक फंडामेंटल, इसीलिए बोला गया इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, अब इसकी कुछ बात कर लेते हैं कि चार्ज का जो सिंबल होता है इसको हम Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल और स्मॉल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी जो SI यूनिट होती है दैट इज कूलम, इसको हम C से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जब करेंगे तो उसके अंदर इसका कहीं ना कहीं यूज आएगा। ठीक है,
आगे हम जैसे जैसे बढ़ते हैं लेक्चर में वैसे बताता जाऊंगा कि कैसे हम करेंगे, और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फिजिक्स इज एज सिंपल एज पॉसिबल। बस इतना होना चाहिए कि आपको जो है इसको रेगुलर बेसिस में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मैं बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी लेके आऊँगा जहाँ पे क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स को, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को बहुत शॉर्ट फॉर्म में भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके फर्दर जो है कम्पिटिटिव लेवल में काम आएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसके आगे हम फर्दर मूव करते हैं। हम पहले समझते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, क्या प्रॉपर्टीज चार्जेस जो है शो करता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज जो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज दे आर एडिटिव इन नेचर। मतलब क्या है इसका, कि मतलब सिंपली हम इसको जोड़ सकते हैं, मतलब अगर मान लो कि हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम पे यहाँ पे +5 कूलम चार्ज है और इस सिस्टम पे -3 कूलम चार्ज है। तो अगर आपसे पूछे कि इस सिस्टम के ऊपर नेट चार्ज कितना, तो हम क्या करेंगे, सिंपली Q नेट इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। मान लो किसी को भी Q1 Q2, Q1 के साथ क्या है +5, Q2 के साथ क्या है -3, सो इट शुड बी अ 2 कूलम। यानी इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना, 2 कूलम। समझ में आया क्या, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं, कितने भी चार्जेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि सिस्टम है, अगेन यहाँ पे +5 कूलम, +3 कूलम, -8 कूलम, ये चार्ज है सिस्टम पे। इस पे आपसे पूछे कि भाई नेट चार्ज कितना, तो सिंपल क्या करना है आपको, Q नेट इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगेन Q1 कितना 5, Q2 कितना 3, Q3 कितना -8, सो इट शुड बी अ 0। यानी इस पे नेट चार्ज कितना, द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज 0। नेट चार्ज ऑन सिस्टम इज 0, बट एक्चुअल में मतलब ये नहीं कि सिस्टम का चार्ज जो है 0 है, चार्जेस तो है, लेकिन जो इन सबका नेट इफेक्ट है वो क्या हो गया है 0, ठीक है। गॉट इट माय पॉइंट, वेरी गुड। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं आपके 10th लेवल पे, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका एक फॉर्मूला है दैट इज Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। ये जो n होता है ये होता है इंटीजर, E आपको पता है चार्ज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। Q क्या है आपका चार्ज, ठीक है। ये होता है आपका Q इक्वल्स टू NE, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो पहले तो समझते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या चीज है, क्या कहना चाहता है ये बस सिंपली ये बता रहा है कि एक बॉडी पे चार्ज कितना प्रेजेंट है। क्या बता रहा है, एक बॉडी पे चार्ज कितना प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। क्या बताएगा वो, ये Q इक्वल्स टू NE, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज इलेक्ट्रॉन, Q इज चार्ज। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है आपको, ये जो n है इंटीजर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के फॉर्म में हो सकता है, ये कभी भी डेसिमल के फॉर्म में नहीं है। ये नहीं हम बोलेंगे कि पॉइंट आधा चार्ज दे दो, आधा चार्ज दे लो, ऐसा नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे या तो एक चार्ज देगा या एक चार्ज देगा, या दो लेगा या दो देगा। ये नहीं होगा 0.5 0.2 0.3 चार्जेस को ये नहीं देगा, ठीक है। समझो इस बात को ऐसे कि मान लो ये हमारे पास एक सिस्टम है, ये न्यूट्रल चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज है, ठीक है। न्यूट्रल चार्ज यानी नेट इफेक्ट 0 है इस पे। हम इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को डालते हैं, न्यूट्रल चार्ज के लिए समझ लो कि मान लो इसका
ये प्लस का 4 था और माइनस का 4 था, तो नेट चार्ज इस पे कितना हो गया 0, यानी न्यूट्रल होगी बॉडी ये। अब इसके अंदर जो है हम इंसर्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं हम 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। तो इस बॉडी पे जो पहले न्यूट्रल था, इस पे कौन सी क्वांटिटी बढ़ गई, इस पे जो है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, +4 -4 एंड -2, ये कैंसिल, तो ये बॉडी पे चार्ज कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो ये कैसी बॉडी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। दूसरा समझो, मान लो ये जो सिस्टम था हमारा, जो पहले न्यूट्रल था, नेट चार्ज इस पे 0 था, अगर इस सिस्टम से हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो यहाँ कितना बचा 2, यानी +4 - 2 इज 2, ये प्लस का आ रहा है, तो बॉडी कैसी हो गई, न्यूट्रल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो गई, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, ठीक है। अब बात ये करते हैं, कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई प्रोटॉन क्यों नहीं मूव करता, पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं मूव करता, हम उसको भी तो लेके आ सकते हैं, डाल सकते हैं या उससे निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मास से अप्रॉक्सीमेट 2000 टाइम्स जो है बड़ा होता है, 2000 गुना बड़ा होता है, ठीक है। तो उतना बड़ा चार्ज है, जब वो जितना ज्यादा मास रहेगा आपको उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको हटाने के लिए या उसको इंसर्ट करने के लिए। सॉरी, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में एनर्जीज के अंदर, ठीक है, जब वर्क डन कराना होता है तो हम एक हल्के वाले ऑब्जेक्ट को बहुत जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन अगर उसी जगह पे हम एक बहुत भारी ऑब्जेक्ट रख दें तो उसको, अगर हमको उसकी जगह से डिस्प्लेस कराना है तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी हमको ज्यादा लगेगी, रिक्वायर्ड ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू द मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज लाइटर देन द हैवियर ऑब्जेक्ट। तो जब हल्के वाले में एनर्जी कम लग रही है तो हम क्या चाहते हैं कि हम हल्के वाले को ही मूव कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है सर, मूव करता है, यानी ये हल्का है तो इसको हम इजीली निकाल सकते हैं और इसके जो है मूव करा के दूसरी बॉडी में इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। ये होता है। अब इसकी थर्ड डेफिनेशन ले लो, स्टेटमेंट अगर आ जाए आपको लिखने के लिए कि डिफाइन या एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, अ चार्ज ऑन अ बॉडी is integral multiple of electron, charge on body is integral multiple of electron, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बस इतना से डेफिनेशन आपको याद रखना है और कुछ करना नहीं है इसके अंदर। तो ये आपका डेफिनेशन है किसका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक मतलब है, ठीक है। और फॉर्मूला आपको पता है Q = +- Na, ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी पे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या, कि चार्ज इज कंजर्व फॉर अ सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम, एक सिस्टम के लिए चार्ज क्या है, कंजर्व है, इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, हमने पढ़ा हुआ है, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर पढ़ा हुआ है, या 9th मोमेंटम में भी पढ़ा हुआ है, कंजर्वेशन मोमेंटम की, जो मोमेंटम पहले था कोलाइड होने का मोमेंटम वही उसका आगे रिटेन करेगा, और सेम विथ आपका यहाँ पे ये जो चार्ज है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या है, कंजर्व है, ठीक है। ये होगी इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। इसमें अब अगली चीज टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है आपका नेगेटिव। दो तरह के चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज समझ लो, लाइक चार्जेस repel each other,
अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो दो तरह के चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल्शन क्रिएट करते हैं, और जो दो तरह के अपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या काम करते हैं, अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। मतलब एक प्लस का जो यहाँ पे फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव, या एक माइनस का यहाँ पे फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। बट अगर मैं अपोजिट कर दूं अनलाइक चार्ज, ये मतलब दोनों की पोलैरिटी क्या हो, डिफरेंट हो। डिफरेंट पोलैरिटी मतलब प्लस एंड माइनस, जो यहाँ पे फोर्स होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव। ठीक है, ये कुछ बातें थी हमारी चार्ज के बारे में। चार्ज की प्रॉपर्टी, टाइप्स, उसकी यूनिट, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये सारी चीजें अभी हमने देख ली। ठीक है, नेक्स्ट हम फर्दर मूव करते हैं हमारे। अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अब यहाँ से ये चैप्टर वैसे भी आपके लिए इम्पोर्टेंस, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है आपके 10th के अंदर सिर्फ दो ही चैप्टर से बनते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक आपका लाइट चैप्टर जो है वहाँ से। ठीक है, तो आपको दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने हैं न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्टस के हिसाब से। थ्योरी के हिसाब से तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको ये न्यूमेरिकल के हिसाब से भी इसको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, और जब भी आपका कोई जो चीज़, जो क्वांटिटी पूछ रहा है, जो क्वांटिटी निकल के आ जाए तो उसके साथ उसकी यूनिट भी जरूर डालते रहे। जैसे कि मैं आप इसलिए यहाँ पे आपको ऐसा यूनिट्स वगैरह सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम डिफाइन करें सिंपल है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब क्या, करंट का जो सिंबल होता है वो होता है आई। क्या बोला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब Q बाई टी। रेट लग गया मतलब कि उस पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज जो है वहां से फ्लो कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, वो बताएगा आपको क्या कि वहां पर कितना करंट जो है जनरेट हो रहा है। ठीक है, मान लो सडनली फॉर एग्जांपल कि एक हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन, ये कंडक्टर है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, दोनों का एरिया बराबर है। हम यहाँ पे एक स्टॉप वॉच लगा के रखे हुए हैं, और यहाँ पे एक सोर्स है जो कि चार्जेस को जनरेट कर रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ से इसने जो टोटल चार्ज जनरेट किया 50 कूलम चार्ज जो है इसने जनरेट किया। ठीक है, हम यहाँ पे स्टॉप वॉच से 10 सेकंड के लिए वॉच कर रहे हैं, 10 सेकंड में क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने जो है चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं। तो सपोज मान लो कि 10 सेकंड में यहाँ से 40 चार्जेस जो है क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपसे पूछता है करंट कितना, तो I इक्वल्स टू Q बाई टी। Q is 40, time is 10 seconds, so it should be 4 ampere. So current is 4 ampere. Got it my point? ये आ रहा है, ठीक है। तो ये करंट हो गया, इसकी ऐसा यूनिट एम्पियर, और इसको हम A से डिनोट करते हैं। ठीक है, एम्पियर इसको हम A से डिनोट करते हैं। तो ये बात हो गई आपकी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और चार्जेस के बारे में। न्यूमेरिकल के लिए मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। पहले मैं रेजिस्टेंस तक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तक कंप्लीट करूंगा, उसके बाद जो एक न्यूमेरिकल का सेपरेट वीडियो बनेगा जहाँ पे वैरायटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स भी लेके आऊँगा, कुछ कंपटीशन लेवल के भी रहेंगे, फिर उनको हम एक लेक्चर में, सेपरेट लेक्चर में उसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई इलेक्ट्रिक करंट की। नेक्स्ट वन इज योर पोटेंशियल। पोटेंशियल, तो पोटेंशियल को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आखिर में पोटेंशियल होता क्या चीज़ है। बेसिकली फिजिक्स में पोटेंशियल कहीं भी डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है। पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है, यानी अगर हम इसको पोटेंशियल को V से डिनोट करें तो हमारे पास जो डेफिनेशन है वो बेसिकली डेल्टा V की है। ठीक है, डेल्टा V मतलब चेंज इन पोटेंशियल, कि एक पॉइंट का कुछ है, एक पॉइंट का कुछ है, अब जो वहाँ से यहाँ तक चार्ज को आने में जितना वर्क डन हुआ वो हमको क्या बताएगा, कितना पोटेंशियल उस पॉइंट पर जनरेट हो रहा है।
तो बेसिकली अगर इसको सिंपल डिफाइन करें आपके 10th के हिसाब से, तो हम बोलते हैं कि वर्क डन बाय चार्ज टू ब्रिंगिंग it from infinity to a point, to a point, यानी इंफिनिटी से किसी, इंफिनिटी मतलब जो उसके रिस्पेक्ट में बहुत दूर हो कोई चीज, किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज क्या बहुत ही दूर हो। जैसे मान लो कि मैं इस समय बेलसरा में हूँ, ठीक है, मैं इस समय बेलसरा में हूँ और मैं वो दिल्ली में कोई है तो वो मेरे लिए क्या है बहुत दूर है, मेरे से वो बहुत दूर है, तो मेरे लिए वो क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया। या मेरे से बेलसरा से अगर बलिया भी है, बलिया का भी डिस्टेंस क्या है मेरे रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या होगा जो चीज़ बहुत ज़्यादा होगी एक के रिस्पेक्ट में दूसरी, वो क्या कहलाएगी आपकी इन्फिनिटी कहलाएगी, ठीक है। तो वैसे क्या कहते हैं हम इनफाइनाइट से लेके आते हैं, मतलब क्या कि मान लो आपसे इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछे, ठीक है, पॉइंट ए, तो हम क्या करेंगे एक इनफाइनाइट पे टेस्ट चार्ज होगा, ये इनफाइनाइट पे एक टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे, टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे, तो यानी पोटेंशियल जो V यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो पोटेंशियल ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू इनफाइनाइट यानी Va माइनस V इंफिनिटी, तो V इंफिनिटी पोटेंशियल माना गया है वो दैट इज 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ये क्या कर रहे हैं हम वर्क डन बाई चार्ज, तो V इंफिनिटी पे कितना है 0, तो पोटेंशियल एट पॉइंट इज W बाई Q, ये होता है आपका पोटेंशियल, ठीक है। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है पोटेंशियल, उसको हम बोलते हैं वोल्ट या उसको हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है, वोल्ट और V से। तो ये होता है आपका पोटेंशियल, बेसिकली बहुत आसान तरीके से आप इसको समझो बस कि एक चार्ज को हम लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट से एक फिक्स पॉइंट तक, तो उस चार्ज ने जितना काम किया वर्क डन बाई चार्ज, इस चार्ज ने जितना काम किया यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क डन हुआ उस चार्ज को, वो उसका रेशियो क्या देगा आपको पोटेंशियल देगा, ठीक है। ये आपका एक टॉपिक है। इसी में बात करते हैं एक और टॉपिक आता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, किसी दो पॉइंट में पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है, एक का ज्यादा एक का कम, तो अब उसके उसके रिस्पेक्ट में दोनों के रिस्पेक्ट में जो वहाँ पे नेट पोटेंशियल निकल के आएगा वही क्या कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों के बीच का कितना। तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लो अगर हमको ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा VAB इज इक्वल्स टू VA माइनस VB, मतलब अधिक में से कम को सब्ट्रैक्ट करें, तो दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। गॉट इट माय पॉइंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बात है आपकी पोटेंशियल की, पोटेंशियल हो गया आपका, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बच्चों बहुत ही आराम से पढ़ना, बिकॉज हर साल इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता जरूर है, और अच्छे से पढ़ना, इसको मेमोराइज कर लेना, इसका स्टेटमेंट, डेफिनेशन, डेरिवेशन, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ बनेगा वो, ये सारी चीज़ें आप इसको याद कर लेना अच्छे से। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज ओम्स लॉ। एक साइंटिस्ट ने इन्होंने एक लॉ दिया था, बेसिकली इन्होंने एक रिलेशन बताया था करंट और पोटेंशियल के बीच का, ठीक है, रिलेशन बताया था करंट और पोटेंशियल के बीच का। तो क्या कहता है स्टेटमेंट इसका, स्टेटमेंट ये कहता है कि द करंट flowing through a conductor
is directly proportional to the potential difference across its end under physical condition temperature, pressure, etc. remain constant. The current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end under physical condition the temperature and pressure remain constant. ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट, अब इसका बात करते हैं प्रूफ का। प्रूफ में क्या कहा, जैसा इसमें कहा क्वेश्चन में कि आई इज, स्टेटमेंट में जो कहा हुआ है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करेंगे दैट इज R। ये एक आपका रिलेशन निकल के आता है V इक्वल्स टू IR, वेयर R इज known as resistor। R is known as resistor, ठीक है, क्लियर है। इसका जो R का रजिस्टर का जो, अभी हम रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होता है बेसिकली, क्यों इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये आपका ओम्स लॉ, ये इसका आपका मैथमेटिकल प्रूफ, और इसका जो ग्राफ है जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ, दैट इज V, और यहाँ पे I प्लेस कर दो। ये जो लाइन बनेगी दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन? क्योंकि जिस प्रोपोर्शनल में V बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शनल में आपका I बढ़ेगा। तो जब दोनों क्वांटिटी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेंगी तो ये जितना इधर बढ़ेगा उतना ये इधर बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ये ग्राफ कैसा मिलेगा हमको? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इस पे भी एक ग्राफ के न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, जिससे कि आपको, ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे I, यहाँ पे V, यहाँ I रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो। तो ये आपको पता है कि अगर ये जो स्लोप दिख रहा है आपको, अगर यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो V/I कर देंगे तो हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर है, ये बात होगी हमारी पूरी की पूरी ओम्स लॉ पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल आता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में भेजना, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में भेजना। आपके डाउट्स जो है मैं क्लियर करके उसको जरूर भेजूंगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक रजिस्टर। रजिस्टर के बारे में समझ लेते हैं आगे में क्या चीज़ होता है। बेसिकली एक तरह का मतलब वो कंपोनेंट है जो क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो को, करंट के फ्लो को अपोज करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। मतलब क्या कि एक सीधे रास्ते में जा रहा था करंट, बीच में हमने एक बल्ब लगा दिया तो कुछ जो है एनर्जी इसने ट्रैप कर ली, निकाली। इसने क्या कि करंट के फ्लो को रोका, कुछ हद तक रोका, आगे बढ़ा। फिर आगे बढ़ने के बाद फैन लगा हुआ है, मान लो फैन लगा, फैन ने कुछ एनर्जी को, करंट को जो है विड्रॉ किया, फिर कुछ करंट। तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, जितने हम ये हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं इनको अगर हम जोड़ते जाएं तो हर पॉइंट पे क्या होगा, आपका करंट जो है क्या हो रहा है, अपोज कर रहा है किससे, इन जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। तो ये सारे क्या है आपके रेजिस्टेंस है। तो ये आपको याद रखना है कि जो भी इंक्यूबेट जो है कि आपके करंट के फ्लो को रोक रहा है वो क्या है, रजिस्टर। जैसे मान लो सडन आप अगर हाईवे पे जा रहे हो, अच्छे से राइड कर रहे हो बाइक को,
जब राइडिंग कर रहे हो तो रोड खाली हो तो आप बहुत स्पीड से अच्छे से निकल सकते हो, एक नॉर्मल स्पीड या जो भी आपकी स्पीड हो उसके हिसाब से आप जा सकते हो। लेकिन अगर वही थोड़ा सा भीड़ आए तो आपकी स्पीड को क्या करती है, भीड़ इंटरप्ट करती है। या अगर भीड़ नहीं है, रोड खाली है, बीच में ब्रेकर्स आ गए, तो ब्रेकर्स आएंगे तो अगर मान लो सपोज मैं अगर अज्यूम करके चलो आप 70 की स्पीड से जा रहे हो, 60 की स्पीड से जा रहे हो, तो 60 की स्पीड से भी अगर आप मूव कर रहे हो, ब्रेकर आएगा तो आप क्या करोगे, अपनी स्पीड को स्लो डाउन करोगे। तो जब आप वो स्पीड को स्लो डाउन कर रहे हो तो मतलब क्या हो रहा है, आपकी स्पीड को क्या कर रहा है, ब्रेकर कम कर रहा है। तो उसने आपकी स्पीड को कम किया, यानी आपके फ्लो को रोका। तो वैसे ही क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है, अपोज करता है, पूरी तरह से नहीं रोकता लेकिन रोकता है। तो बस बेसिकली क्या करेंगे, हम रजिस्टर को अगर डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे इट इज एन कंपोनेंट व्हिच कैन अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, या सिंपल बोलो it opposes the flow of current। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट। इसका सिंबल होता है इसका R, SI यूनिट इज ओम, और ओम को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं ओम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रजिस्टर के बारे में। गॉट इट माय पॉइंट, ये आपको याद रखना है। ये इसका यूनिट्स आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको यूनिट्स लिखना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की यूनिट्स लिखनी पड़ेगी जिसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो रजिस्टर की बात हो गई, उसके सिंबल की बात हो गई, उसके एसआई यूनिट की बात हो गई। अब जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर की, प्लस बेस्ड ऑन दैट कॉम्बिनेशंस वी कैन सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। सिंगल को सीरीज, दो तरह कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे हम, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज के बेसिस पे पहले न्यूमेरिकल करेंगे, फिर पैरेलल के बेसिस पे करेंगे, फिर दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन करके करेंगे, यानी सीरीज भी होगा सर्किट के अंदर, पैरेलल भी होगा, सारे तरह कॉम्बिनेशंस रहेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आगे के लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव से के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही यूजफुल रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे, और बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आगे भी। तो आप इसको करते रहे, पढ़ते रहो, एनसीईआरटी फॉलो करें। मैं फिजिक्स के लिए मैं बोलूँगा, आपकी साइंस की बुक है उसको आप फॉलो करें एनसीईआरटी, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो बहुत जगह मिल जाएंगे। सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए आप साइड बुक को प्रेफर कर सकते हैं, बट फॉर थियोरेटिकल एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू शुड हैव टू फॉलो ओनली एनसीईआरटी, ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी इन 10th लेवल। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारे रजिस्टर्स की। तो आज का लेक्चर जो है मैं यहीं स्टॉप करूँगा। ठीक है, तो आप लोग उसको जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि एक बार रिवाइज करते रहोगे तो आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होता रहेगा। और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में भेजो, मैं उसको जो है क्लियर करके, उसको सॉल्व करके जो है आपको आगे फर्दर भेजूंगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।